हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा शर्मा स्वागत करती हूँ आपका पूजा शर्मा क्लासेज में। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपके माता पिता भी स्वस्थ होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम हिंदी पेडागोजी की एक मास्टर वीडियो है वह लेकर आए हैं और इसमें आपके पेडागोजी के 15 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद आपको टैग वर्ड वाली वीडियोज़ को कंप्लीट कर लेना है, तो वह प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, जिससे आपके सीटेट एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। और अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू करें और अपनी जो PYQ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन हैं, उनको लगा लें, इन क्लासेस को देख लें और टैग वर्ड वाली क्लासेस को कंप्लीट देख लें, तो आपका सीटेट क्लियर हो जाएगा। ठीक, इसमें ज़्यादा परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, आपका सीटेट क्लियर हो जाएगा। अपना अच्छे से तैयारी को करें। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। मैं आपको इसमें EBS की, CDP की, संस्कृत की जो मैराथन क्लास हैं वह कंप्लीट करा दूंगी। तो आप चैनल से बने रहिएगा और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। वहाँ पर मैंने अपने हाथों से बनाए हुए नोट्स दे रखे हैं, तो आप ज्वाइन हो जाएं, वहाँ से अपने नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भाषा, लैंग्वेज। ठीक, भाषा हमारे विचारों को व्यक्त करने का तथा दूसरों के विचारों को समझने का एक साधन है। भाषा हमारे विचारों को व्यक्त करने तथा दूसरों के विचारों को समझने का एक साधन है। भाषा ज्ञान प्राप्ति के साधन के रूप में, भाषा सामाजिक जीवन को सार्थक करने के रूप में होती है और भाषा है वह ज्ञान प्राप्त करने के साधन के रूप में होती है। ठीक, भाषा साहित्य, कला, संस्कृति और सभ्यता को भी विकसित करती है। इसमें वह सहायक होती है जो कला और संस्कृति, सभ्यता को प्रदर्शित करती है। ठीक, भाषा जो हमारे विचार हैं उनका आदान प्रदान करती है। भाषा से ही हम एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान करते हैं। ठीक, भाषा और लिपि के बीच में कोई निश्चित संबंध नहीं होता है। कोई भी भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है। कोई भी भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक, लिपि भाषा का लिखित रूप होता है। लिपि क्या है? वह अपनी भाषा को हम लिखते हैं, उसे हम लिपि कहते हैं। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर। अब बात करते हैं भाषा के भेद। लिखित भाषा होती है, मौखिक भाषा और सांकेतिक भाषा। लिखित भाषा वह होती है जिसे हम लिपि के माध्यम से लिखते हैं। मौखिक भाषा वह होती है जिसे हम बोल करके दूसरे व्यक्ति को समझाते हैं। सांकेतिक भाषा वह होती है जिसे हम संकेतों के माध्यम से एक दूसरे से अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, वह सांकेतिक भाषा कहलाती है। लिखित भाषा मौखिक भाषा की तुलना में अधिक स्थायी होती है, क्योंकि लिखित भाषा को हम लिखते हैं तो वह हमें ज़्यादा दिनों तक याद रहती है लिखकर, और जो मुख से बोली हुई भाषा होती है उसे हम ज़्यादा दिनों तक स्थायी नहीं रख सकते हैं, वह अस्थायी होती है। ठीक, लिखित भाषा स्थायी होती है। ठीक, अब बात करते हैं भाषा अर्जन की, एक्विजिशन। ठीक, मनुष्य में जन्मजात क्षमता होती है। भाषा को अर्जित करने की मनुष्य में जन्मजात क्षमता होती है। भाषा को अर्जित करने के लिए जिसका प्रयोग करके मनुष्य वार्तालाप करना वह भाषा का सहज रूप से प्रयोग करना सीख जाता है। ठीक, भाषा का जो प्रयोग है वह सहज रूप से करने लग जाता है। बिना किसी विशेष प्रयास के किसी भी भाषा को हम अर्जित कर सकते हैं। ठीक, बिना किसी विशेष प्रयास के, यानी कि बिना किसी ज़्यादा प्रयास के हम किसी भी भाषा को अर्जित कर सकते हैं। ठीक,
भाषा कैसी होती है? स्वाभाविक भाषा, जो जो अपने आप आती है, ठीक है, जो स्वभाव से आती है, एक दूसरों से विचार शेयर करने से आती है, वह ऑटोमेटिकली आती है, ठीक। दूसरी होती है वातावरण का प्रभाव, यानी कि वातावरण का प्रभाव पड़ता है जब हम भाषा को ग्रहण करते हैं। जैसा माहौल होगा वैसे ही बच्चा भाषा को सीख लेगा, ठीक। सहज प्रक्रिया, भाषा एक सहज प्रक्रिया है, वह अवचेतन प्रक्रिया है, ठीक। भाषा अर्जन का संबंध मातृभाषा से ज़्यादा होता है। भाषा को बच्चा है जब अर्जित करता है तो वह अपनी मातृभाषा से ही कर लेता है, ठीक। भाषा अर्जन एक अनौपचारिक प्रक्रिया है, जो भाषा को हम अनौपचारिक रूप से ग्रहण कर सकते हैं, ठीक। अब बात करते हैं भाषा अर्जन किस वजह से होता है। यानी कि भाषा अर्जन है वह जन्मजात होती है और अनौपचारिक होती है। भाषा का अर्जन किस वजह से होता है? हमारे अंदर आंतरिक क्षमता है कि हम भाषाओं को स्वाभाविक रूप से अर्जित कर लें अपने पर्यावरण से। जैसे जब से बच्चा पैदा होता है तब से परिवार वाले उससे बातें करते हैं, जैसे बच्चे को भाषा आती है, ठीक, ऐसे बात करते हैं जैसे बच्चे को भाषा आती है। किंतु भाषा ऐसी भी भाषा अर्जन कहलाता है, यानी ऐसी ही भाषा को भाषा अर्जन कहलाता है, ठीक, जो पर्यावरण से सुनकर, देखकर और बोलकर आती है। जो हमारे पर्यावरण से देखकर, सुनकर, बोलकर आती है उसे हम भाषा अर्जन कहते हैं। वह अनौपचारिक तरीके से आती है, ठीक। अब बात करते हैं मातृभाषा की। मातृभाषा क्या है? किसी भी व्यक्ति के लिए भाषा का पहला रूप, अतः बच्चे के घर में बोली जाने वाली भाषा मातृभाषा कहलाती है, ठीक। जो बच्चे के घर में बोली जाने वाली बोली है उसे ही हम अपनी मातृभाषा कहते हैं। भाषा अर्जन एक ऐसी प्रक्रिया है जो बिल्कुल स्वाभाविक है। सामान्यतः बच्चा मातृभाषा का अर्जन परिवार से ही कर लेता है। स्कूल आने से पहले ही वे मातृभाषा में अपनी बात को कहने व समझने में सक्षम हो जाता है, ठीक। मातृभाषा में ही स्कूल जाने से पहले बच्चा है वह अपनी बात को कहने लगता है और चीज़ों को समझने लगता है, ठीक। अब बात करते हैं भाषा अधिगम की। अधिगम में प्रयास की आवश्यकता पड़ती है, चेतन रूप से सीखी जाती है। इसमें नियम सीखने होते हैं, किताबें पढ़नी होती हैं, कौशल सीखने होते हैं, शिक्षकों की ज़रूरत पड़ती है। अतः भाषा अधिगम एक औपचारिक क्रिया है, यानी कि भाषा अधिगम है वह औपचारिक तरीके से सीखी जाती है। इसमें किताबें भी पढ़नी होती हैं, कौशल भी सीखने होते हैं, इसमें शिक्षक की भी ज़रूरत पड़ती है, नियम सीखने होते हैं। तो यह भाषा अधिगम कहलाता है। भाषा अर्जन में न नियम सीखे जाते हैं, न किताबें पढ़नी होती हैं, न कोई कौशल सीखने होते हैं, वह अनौपचारिक रूप से होती है, ठीक। बात क्लियर? अधिगम का संबंध दूसरी भाषा से है। यह चेतन प्रक्रिया है। भाषा अधिगम कैसी प्रक्रिया है? चेतन प्रक्रिया है। प्रयासपूर्ण रहना पड़ेगा, औपचारिक माहौल चाहिए। स्किनर के अनुसार भाषा है वह अनुकरण और पुनर्वलन से सीखी जाती है, ठीक। स्किनर के अनुसार भाषा है वह एक दूसरे का अनुकरण करके और पुनर्वलन से सीखी जाती है, ठीक। वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा है वह सामाजिक क्रिया द्वारा सीखी जाती है, जो कि समाज में सीखी जाती है, ठीक। व्याकरण को संदर्भ में सिखाया जाना चाहिए। भाषा सीखने के लिए प्रिंट समृद्ध माहौल दिया जाना चाहिए। भाषा सीखने के लिए प्रिंट समृद्ध माहौल दिया जाना चाहिए। यह भाषा सीखने का एक सबसे बेहतरीन और अच्छा तरीका है, ठीक। अब बात करते हैं भाषा अर्जन और भाषा अधिगम क्या है, ठीक, इनमें क्या क्या अंतर हैं। भाषा अर्जन कैसी होती है? जो स्वाभाविक प्रक्रिया है, जो अपने आप होती है, ठीक। और अवचेतन प्रक्रिया है, स्वाभाविक प्रक्रिया है और अनौपचारिक रूप से सीखी जाती है और यह मातृभाषा में सीखी जाती है, ठीक। इसमें क्या होता है? इसमें नियम भी पढ़ने होते हैं, किताबें भी पढ़नी होती हैं, कुछ कौशल भी सीखने होते हैं, तो वह भाषा अधिगम कहलाता है। यह
औपचारिक होती है और भाषा अर्जन अनौपचारिक होता है, जो कहीं से भी अपने वातावरण से भी बच्चा सीख जाता है। ठीक, यह चेतन प्रक्रिया है, नियमबद्ध प्रक्रिया है, औपचारिक प्रक्रिया है और यह दूसरी भाषा है। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर। आगे बढ़ते हैं। भाषा अर्जन व भाषा अधिगम में मुख्य अंतर है। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में क्या अंतर है? तो वातावरण का, मातृभाषा हमेशा अर्जित की जाती है। बच्चा एक से अधिक भाषाएं भी अर्जित कर सकता है, वह अपने वातावरण से। वातावरण से बच्चा है वह एक से अधिक भाषाओं को सीख सकता है और मातृभाषा हमेशा अर्जित की जाती है। यानी कि भाषा अर्जन में जो होती है वह मातृभाषा में सीखी जाती है। वातावरण का इसमें प्रभाव पड़ता है, वातावरण से सीखता है। बच्चा एक से अधिक भाषा को भी अर्जित कर सकता है। किससे कर सकता है? तो वह अपने वातावरण से एक से अधिक भाषाओं को अर्जित कर सकता है। ठीक, लक्ष्य भाषा, जो दूसरी भाषा होती है, जो स्कूल की भाषा होती है, उसे हम लक्ष्य भाषा कहते हैं। ठीक, मातृभाषा जो भाषा का पहला रूप होता है, ठीक, जो घर की बोली होती है और इसे हम हमेशा अर्जित करते हैं अपने वातावरण से। ठीक, इसे हम हमेशा अर्जित करते हैं। ठीक, भाषा का विविध रूप, मातृभाषा जो भाषा का पहला होता है, ठीक, पहला रूप होता है। राष्ट्रभाषा जो कोई नहीं है, जो संवैधानिक तौर पर हिंदी की राष्ट्रभाषा नहीं है। राष्ट्रभाषा संवैधानिक तौर पर हिंदी की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। राजभाषा है, हिंदी है। हिंदी क्या है? वह राजभाषा है, लेकिन राष्ट्रभाषा के तौर पर हिंदी नहीं है। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर। भारत 1963 के तहत आर्टिकल 343 में हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। आर्टिकल 343 के तहत 1963 के तहत आर्टिकल 343 हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। मानक भाषा शिक्षा व कार्यालय में प्रयोग की जाती है, वह हमारी हिंदी जो हमारी राजभाषा है, ना कि राष्ट्रभाषा। भाषा सीखने के चरण, कूकना बच्चा है वह 6 सप्ताह से कर सकता है। ठीक, करना शुरू कर देता है। बलबलाना 6 माह तक। एक शब्द चरण 1 साल तक, यानी 1 साल का होता है तब एक शब्द बोलने लग जाता है। टेलीग्राफिक व 2 शब्द चरण, यानी कि 18 माह से 24 माह तक बच्चा है वह टेलीग्राफिक व 2 शब्द चरण सीखने लग जाता है, बोलने लग जाता है। ठीक, लंबे उच्चारण 2 साल से 4 साल के बीच करने लग जाता है। बच्चा है वह लंबे लंबे उच्चारण करना सीख जाता है 2 से 4 साल के बीच। ठीक, भाषा शिक्षण की विधियाँ, भाषा शिक्षण की विधियाँ की बात करते हैं तो व्याकरण विधि होती है, प्रत्यक्ष विधि, संप्रेषण परक विधि, निगमन विधि, व्याकरण विधि, व्याकरण अनुवाद विधि, सम्मिश्रण विधि और आगमन विधि। ठीक, तो यह भाषा शिक्षण की विधियाँ हैं। आइए इनको एक एक से जानते हैं। व्याकरण विधि, इस विधि के अंतर्गत अन्य भाषा के नियमों को कुछ शब्दों में सिखाया और याद कराया जाता है। यानी जो व्याकरण विधि है, इस विधि में भाषा के नियमों को और कुछ शब्दों को सिखाया जाता है और याद कराया जाता है, वह व्याकरण विधि कहलाती है। ठीक, इसके बाद शब्द संयोजन और व्याकरण के नियमों के आधार पर अभ्यास कराए जाते हैं। शब्दों का संयोजन कराया जाता है और व्याकरण के नियमों के आधार पर इनमें अभ्यास कराए जाते हैं। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर। व्याकरण अनुवाद विधि, यह विधि 19वीं शताब्दी के अंत तक परंपरागत और माननीय विधि के रूप में प्रचलित रही है। जो व्याकरण अनुवाद विधि है वह 19वीं शताब्दी तक, यानी कि 19वीं शताब्दी के अंत तक परंपरागत और माननीय विधि के रूप में प्रचलित रही है। इसमें व्याकरण और अनुवाद 2 परस्पर विधियां संयोजित हैं। इसमें 2 विधियां संयोजित हैं, व्याकरण विधि और अनुवाद विधि।
इस विधि में बच्चे लक्ष्य भाषा पढ़ना लिखना तो सीख लेते हैं, परंतु बोलने में ज़्यादा अवसर नहीं मिलते। यानी कि इसमें बच्चा है वह लक्ष्य भाषा को पढ़ना और लिखना तो सीख लेते हैं, परंतु बोलने में ज़्यादा अवसर नहीं मिलते। इस विधि में बच्चे की मातृभाषा में अनुवाद के माध्यम से लक्ष्य भाषा सिखाई जाती है। इस विधि में क्या होता है कि बच्चे हैं वह मातृभाषा में अनुवाद कर लेते हैं। उसके बाद में जो दूसरी टारगेट लैंग्वेज है, जो दूसरी लक्ष्य भाषा है, उसे सिखाई जाती है। यानी कि वह भाषा सिखाई जाती है मातृभाषा का प्रयोग करके। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर। अब बात करते हैं तीसरी विधि की, प्रत्यक्ष विधि। व्याकरण अनुवाद विधि की अनेक सीमाओं के कारण प्रत्यक्ष विधि का आविर्भाव हुआ था। इसे मौखिक वार्तालाप विधि भी कहा जाता है। प्रत्यक्ष विधि को, डायरेक्ट विधि को हम मौखिक वार्तालाप विधि भी कहते हैं। ठीक, इस विधि में शिक्षण की मातृभाषा यानी कि शिक्षक की मातृभाषा की मध्यस्थता के बिना ही अन्य भाषा सिखाई जाती है। यानी कि जो डायरेक्ट विधि है इसमें टीचर की मध्यस्थता नहीं होती है, इसमें डायरेक्ट कोई दूसरी भाषा सिखाई जाती है। ठीक, इस विधि में बच्चे की मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है, केवल लक्ष्य भाषा को आधार बनाया जाता है। इसमें मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसमें जो दूसरी लक्ष्य भाषा है उसका ही प्रयोग किया जाता है, उसे ही आधार बनाकर उसका प्रयोग करते हैं। ठीक, अब बात करते हैं सम्मिश्रण विधि की। इस विधि के अंतर्गत भाषा शिक्षण की प्रक्रिया के व्यवहारिक पक्षों का सम्मिश्रण है। इस सम्मिश्रण विधि में शिक्षक भाषा शिक्षण के विभिन्न उद्देश्यों के अनुरूप और शिक्षण प्रक्रिया के विभिन्न चरणों पर किसी भी विधि का चयन नहीं कर सकता है। यानी शिक्षक है वह भाषा शिक्षण के विभिन्न उद्देश्यों के अनुसार और शिक्षण प्रक्रिया के विभिन्न चरणों पर किसी भी विधि का चयन कर सकता है। ठीक, यह सम्मिश्रण विधि है जो मिश्रित करके होती है। ठीक, अब बात करते हैं संप्रेषण विधि की, जो कम्युनिकेशन विधि है। ठीक, कम्युनिकेशन मेथड है। इस विधि के अंतर्गत प्रत्यक्ष विधि की प्रक्रिया को शुद्ध बनाते हुए संप्रेषण विधि का विकास हुआ है। इस विधि के अंतर्गत प्रत्यक्ष विधि की प्रक्रिया को शुद्ध बनाते हुए संप्रेषण विधि का विकास हुआ है। ठीक, बात क्लियर। भाषा का प्रयोग सीखने में ही भाषा की संरचना सीखना है। ठीक, यह स्वाभाविक रूप से भाषा के प्रयोग पर बल देती है। संप्रेषण के माध्यम से भाषा सीखी जाती है। भाषा है वह एक दूसरे से कम्युनिकेट करके, एक दूसरे से अपनी बातों का आदान प्रदान करके ही भाषा को सीखा जाता है। ठीक, अब बात करते हैं हम आगमन विधि की। आगमन विधि है वह उदाहरण से नियम की ओर चलती है, विशिष्ट से सामान्य की ओर और ज्ञात से अज्ञात की ओर चलती है। आगमन विधि है वह उदाहरण से नियम की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर चलती है। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर। उदाहरण में पहले संज्ञा के उदाहरण देते हुए बाद में परिभाषा बताना। पहले संज्ञा के उदाहरण देते हुए बाद में क्या है, परिभाषा को बताना। ठीक, इसमें क्या है कि सबसे पहले तो उदाहरण दिए जाएंगे आगमन विधि में, फिर उसके बाद में नियम बताए जाएंगे। ठीक, पहले उदाहरण दिया जाएगा, उसके बाद नियम। अब बात करते हैं हम निगमन विधि में। निगमन विधि में क्या होता है कि इसमें पहले नियम बताए जाते हैं, फिर उसके बाद में उदाहरण दिए जाते हैं। ठीक, नियम के बाद में क्या दिए जाते हैं, उदाहरण। नियम से ही उदाहरण की ओर है। निगमन विधि है वह नियम से उदाहरण की ओर है, सामान्य से विशिष्ट की ओर है। उदाहरण जैसे पहले
परिभाषा बताना, फिर उसके बाद उदाहरण व प्रश्न हल करवाना, यही निगमन विधि है, नियम से उदाहरण की ओर। ठीक, सामान्य से विशिष्ट की ओर क्या कहलाती है? निगमन विधि। अब बात करते हैं हम जीन पियाजे की। जीन पियाजे के संबंध में अहम केंद्रित वाक। ठीक है, जीन पियाजे के संबंध में जहाँ पर भी आपको अहम केंद्रित वाक दिख जाए वहीं पर आपको जीन पियाजे लगा देना है। आंख बंद करके आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, जीन पियाजे ने भाषा को संज्ञानात्मक विकास के लिए महत्वपूर्ण नहीं माना है। ठीक, जीन पियाजे ने भाषा को संज्ञानात्मक विकास के लिए महत्वपूर्ण ही नहीं माना है। इन्होंने कहा था कि अहम केंद्रित वाक क्या होता है? अहम केंद्रित वाक का मतलब होता है कि बच्चा खुद से ही बोलकर बात करना। बच्चा है वह खुद से ही बोलकर बात करना। 2 से 6 वर्ष की उम्र में वही अहम केंद्रित वाक कहलाता है। अहम केंद्रित वाक का मतलब होता है बच्चा ही खुद से ही बोल कर बातें करना। बच्चा है 2 से 6 वर्ष की उम्र में ही खुद से बोल कर बातें करता है, वही क्या कहलाता है? अहम केंद्रित वाक। भाषा एवं विचार जीन पियाजे के संबंध में। ठीक, जीन पियाजे कहते हैं कि पहले विचार आया फिर भाषा आई। जीन पियाजे ने क्या कहा था? पहले विचार उसके बाद भाषा आई। जीन पियाजे ने कहा था कि विचार से भाषा आती है, विचार भाषा को ही सुनिश्चित भी करता है, यानी कि विचार है वह भाषा को भी सुनिश्चित करता है। सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले जीन पियाजे के अनुसार विचार आता है, उसके बाद में ही भाषा आती है। जिससे विचार आएंगे तो भाषा को भी सुनिश्चित करेंगे, यानी कि भाषा को भी वह बोलकर अपने माध्यम से बताएंगे। ठीक, विचारों के माध्यम से। ठीक, अब बात करते हैं लेव वाइगोत्स्की की। लेव वाइगोत्स्की कहते हैं कि भाषा जो बालक अपने परिवेश के अंतःक्रिया करके ही सीखता है, यानी कि बच्चा है वह अपने इन्वायरमेंट से संपर्क करके उनसे अंतःक्रिया करके भाषा को सीखता है। ठीक, इनके अनुसार निजी भाषा बालक के संज्ञानात्मक विकास में क्या होती है? सहायक होती है। ठीक है, प्राइवेट स्पीच है वह बालक के संज्ञानात्मक विकास में सहायक होती है। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर। लेव वाइगोत्स्की कहते हैं कि भाषा मानव का सर्वश्रेष्ठ यंत्र है जिसके द्वारा हम ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं, समझ सकते हैं और समझा भी सकते हैं। यानी कि भाषा है वह मानव का सबसे बड़ा जो सबसे महत्वपूर्ण टूल है, यंत्र है, जिसके द्वारा हम ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं और अपनी भाषा के माध्यम से हम समझा सकते हैं और दूसरे से समझ भी सकते हैं। ठीक, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत का नाम क्या है? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ठीक, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत का नाम है। आंतरिकरण बालक बाहरी वातावरण व अवलोकन को अपने भीतर आत्मसात करके सीखता है, जो संज्ञानात्मक विकास व भाषा विकास दोनों के विकास में सहायक होता है। ठीक, बात क्लियर यहाँ तक। अब बात करते हैं लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत में भाषा के 3 महत्वपूर्ण पक्ष की। ठीक, 3 महत्वपूर्ण पक्ष हैं लेव वाइगोत्स्की के अनुसार। सामाजिक विकास, जो सोशल स्पीच है वह 2 से 6 वर्ष की उम्र में आती है। सोशल स्पीच है वह 2 से 6 वर्ष की उम्र में होती है। निजवाक जो प्राइवेट स्पीच होती है वह 3 से 6 वर्ष की अवस्था में आती है। 3 से 6 वर्ष की अवस्था में प्राइवेट स्पीच आती है। ठीक, आंतरिक मौन वाक यानी कि साइलेंट इनर स्पीच यह 6 वर्ष के बाद आती है। सोशल स्पीच 2 वर्ष की उम्र में, जो प्राइवेट स्पीच है वह 3 से 6 वर्ष की उम्र में, और आंतरिक मौन वाक है यानी कि साइलेंट इनर स्पीच है वह 6 वर्ष के बाद आती है। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर। भाषा और विचार,
जीन प्याजे ने क्या कहा था कि विचार पहले आता है, भाषा बाद में आती है। ठीक। अब लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा और विचार के बारे में बात करते हैं। इन्होंने कहा था कि वाइगोत्स्की के अनुसार शुरुआती सालों में भाषा और विचार एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। इनका क्या कहना था कि जो शुरुआती साल होते हैं बच्चे के, उसमें भाषा और विचार एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं और एक समय के बाद यह मिल जाते हैं। पहले भाषा और विचार दोनों अलग अलग होते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद में वह एक दूसरे में मिल जाते हैं। ठीक। अब बात करते हैं नोम चॉम्स्की की। इनको भाषा अर्जन का जनक भी कहा जाता है, नोम चॉम्स्की को। ठीक। प्रत्येक बालक भाषा सीखने की जन्मजात शक्ति क्षमता के साथ पैदा होता है। ठीक। यानी कि बच्चा है वह अपनी भाषा सीखने की जो जन्मजात है शक्ति है उस क्षमता के साथ पैदा होता है। यानी बच्चा है वह अपने जन्म से ही भाषा को अर्जित करने की कोशिश करता है। ठीक। जन्म के साथ ही पैदा होता है भाषा को अर्जन करने की क्षमता। ठीक। जैसे बच्चा भाषा अर्जन यंत्र कहा जाता है, जैसे भाषा का अर्जन यंत्र कहा जाता है, भाषा अर्जन करने का टूल कहा जाता है, जिसे एलएडी कहते हैं, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ठीक। जिसे एलईडी कहते हैं, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ठीक। विश्व की सभी भाषाएं एक ही भाषा मूल व्याकरण से संबंध है, जिसे समझने में भाषा अर्जन यंत्र हमारी सहायता करता है। ठीक। भाषा अर्जन यंत्र 5 साल तक ज़्यादा सक्रिय रहता है और संवेदनशील काल है। वह भाषा सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण काल है। ठीक। संवेदनशील काल भी है और सबसे महत्वपूर्ण भी काल है। भाषा अर्जन क्षमता किससे संबंधित है? तो भाषा अर्जन की क्षमता है वह नोम चॉम्स्की से संबंधित है। यह आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि भाषा अर्जन क्षमता किससे संबंधित है, तो आप बताओगे नोम चॉम्स्की के से संबंधित है। ठीक। भाषा कौशल की बात करते हैं तो सुनना और पढ़ना यह कैसे कौशल हैं? तो यह ग्रहणात्मक कौशल हैं। सुनना और पढ़ना, इनसे हम चीज़ों को ग्रहण करते हैं। ठीक। बोलना और लिखना अभिव्यक्तात्मक कौशल है, यानी कि बोलकर और लिखकर हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, तो हम इसे अभिव्यक्तात्मक कौशल कहते हैं। सुनकर पढ़कर उन विचारों को हम ग्रहण कर लेते हैं, उन्हें हम ग्रहणात्मक कौशल कहते हैं। ठीक। बात क्लियर? भाषा कौशल का जो मनोवैज्ञानिक क्रम है वह सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना है। यानी कि पहले हम भाषा को सुनेंगे, उसके बाद उसे बोलने का प्रयास करेंगे, फिर उसे हम पढ़ेंगे, उसके बाद में हम लिखेंगे। यानी कि सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, यानी कि सुबोपली। ठीक है, सुबोपली। इस तरीके से हम भाषा का यह मनोवैज्ञानिक क्रम है, यानी कि LSRW। ठीक। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। ठीक। बात क्लियर? आगे बढ़ते हैं। भाषा के मुख्य 4 कौशल हैं: सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। एकीकृत वह अंतः संबंधित हैं, यानी कि एक ही दूसरे से रिलेटेड हैं। ठीक। सुनना और पढ़ना कैसे कौशल हैं? वह ग्रहणात्मक कौशल हैं, जिन्हें हम ग्रहण करते हैं। और बोलना और लिखना यह कैसे कौशल हैं? यह अभिव्यक्तात्मक कौशल हैं। भाषा कौशल हैं वह सुबोपली क्रम में सीखे जाते हैं, परंतु
केवल इसी क्रम में सीखे जाते हैं ऐसा नहीं है, ठीक है। इसी क्रम में लिखे जाते हैं, पढ़े जाते हैं, लेकिन इसी क्रम में सीखे जाते हों यह ऐसा नहीं है, ठीक। यहाँ तक बात क्लियर। अब सुनने की बात करते हैं। बच्चों को सुनने का मौका देंगे, बच्चों को चीज़ों को सुनने समझने का मौका देंगे, जिससे बच्चों का विकास, सर्वांगीण विकास हो, उनके मानसिक क्षमताओं का विकास हो, ठीक। भाषा यानी सुनना, बच्चों के शब्दों का उच्चारण करवाना, यानी कि बच्चे जब भाषा को सुनेंगे तो शब्दों का भी उच्चारण करेंगे और एक शुद्ध तरीके से, अच्छे तरीके से शब्दों का उच्चारण करना सीख जाएंगे। कहानी व कविता सुनाना, बच्चों को कहानी और कविता के माध्यम से सुनाना बहुत ज़रूरी है, ठीक। बोलने की बात करें तो कविता पाठ का पठन, संवाद कर सकते हैं, एक दूसरे से बात कर सकते हैं, मौखिक प्रश्न पूछ सकते हैं बच्चों से, डायरेक्ट क्वेश्चन, और बच्चों से किसी भी विषय पर टिप्पणी करने के लिए कह सकते हैं कि आप किसी भी सब्जेक्ट पर, किसी भी टॉपिक पर कमेंट करो, उसके बारे में तुम क्या जानते हो, ठीक। अब बात करते हैं हम पढ़ना की। पढ़ने के कौशल को हम क्या कहते हैं? उन्हें हम वाचन कहते हैं। पढ़ना दो प्रकार का होता है, एक होता है मौन पठन, साइलेंट रीडिंग, और एक होता है सस्वर पठन, जिसे हम लाउड रीडिंग कहते हैं, ठीक। पढ़ना कितना कैसा होता है? दो प्रकार का होता है, साइलेंट रीडिंग और लाउड रीडिंग, ठीक। मौन पठन और सस्वर पठन, ठीक। आगे बढ़ते हैं। मौन पठन कैसा होता है? मौन पठन से बच्चों का ध्यान कैसा होता है? बेहतर हो जाता है। बच्चा है मौन पठन से वह तेज़ी से पढ़ सकता है और ज़्यादा विषय पढ़ सकेगा, ठीक। मौन पठन से ज़्यादा सब्जेक्ट को पढ़ सकेगा और तेज़ी से पढ़ सकेगा, और बच्चों का ध्यान है वह बेहतर होगा, एक दूसरे बच्चे को ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं होगा, ठीक। अब बात करते हैं लाउड रीडिंग की, जो सस्वर पठन है, जो स्वर के साथ पठन होता है, जो स्वर सहित पठन होता है, उसके बारे में। सस्वर पठन बच्चों का उच्चारण अच्छा होता है इससे, क्योंकि बच्चा है वह बोल बोल कर पढ़ते हैं, तो इससे उनका उच्चारण ठीक हो जाता है। सुनने और बोलने के कौशल बेहतर हो जाते हैं, ठीक। सुनने और बोलने के कौशल बेहतर हो जाते हैं। सस्वर पठन से भी पढ़ने में क्या होता है? हमें आनंद की प्राप्ति होती है, हमें रस की प्राप्ति होती है, जिसे हम बोल बोल कर पढ़ते हैं, ठीक। यह स्कूलों में बहुत ज़्यादा कराया जाता है सस्वर पठन, जो 1 से 5वीं कक्षा तक होता है, ठीक, जिससे बच्चों का उच्चारण ठीक हो जाता है। लिखना की बात करते हैं। अध्यापिका बच्चों की वर्तनी की अशुद्धियों को ठीक कराने के लिए श्रुतलेख का प्रयोग किया जाएगा, यानी कि लिखने में बच्चों की जो वर्तनी है वह ठीक कराने के लिए, जो लिखने से संबंधित जो अशुद्धियाँ करती हैं बच्चे, विराम संबंधी अशुद्धियाँ या फिर अल्प विराम या मात्रा संबंधी अशुद्धियाँ यह बच्चे करते हैं, तो वह श्रुतलेख कराएंगे, तो इससे उनका जो लिखने में कठिनाई आ रही है उसका अच्छे से निवारण हो जाएगा, ठीक। यानी कि बच्चे अच्छे से श्रुतलेख के माध्यम से वह अपनी अशुद्धियों को ठीक कर सकेगा, ठीक। अब बात करते हैं लेखन के प्रकार की। लेखन के प्रकार, सुंदर लेख, ठीक है। सुलेख का मतलब क्या होता है? सुंदर लेख, यानी कि सुलेख यानी सुंदर लेख। सुंदर लेख के लिए ही सुलेख कराया जाता है, ठीक। श्रुत लेख जो सुनकर लिखाया जाता है उसे हम श्रुत लेख कहते हैं। यह इससे हम वर्तनी की अशुद्धियों को दूर करते हैं, ठीक। श्रुत लेख से ही हम वर्तनी की अशुद्धियों को दूर कर सकते हैं। अनुलेख से हम अक्षरों का अनुलेखन करना सीख जाते हैं, ठीक। अक्षरों का अनुलेखन करना सीख जाते हैं, ठीक। अब बात करते हैं अफेसिया की, ठीक है। अफेजिया की बात करते हैं। अफेजिया के कारण सुनने और समझने और बात करते समय भाषा के उपयोग में समस्याएं आती हैं, ठीक। अफेसिया क्या होता है? एग्जाम में पूछा जाता है अफेजिया क्या होता है, तो इसमें सुनने, समझने और बात करते समय भाषा के उपयोग में समस्याएं आती हैं, ठीक। डिसलेक्सिया यह पठन अक्षमता विकार है, जो पढ़ने और लिखने में समस्याएं आती हैं।
पढ़ने और लिखने में समस्या आती है, डिसलेक्सिया कहलाता है। ठीक, पठन संबंधी विकार है। और डिस्कैल्कुलिया होता है वह गणितीय संबंधी विकार होता है। ठीक, अब बात करते हैं शिक्षण त्रिआयामी प्रक्रिया किसने कहा था? तो शिक्षण को त्रिआयामी प्रक्रिया जॉन डेवी ने कहा था। ठीक, इसमें अध्यापक आते हैं, छात्र आते हैं और विषय वस्तु आती है, तो इसे हम त्रिआयामी प्रक्रिया कहते हैं। ठीक, यहाँ पर आपका अध्यापक हो जाएगा अध्यापक, और यहाँ पर छात्र और आपका पाठ्यक्रम। इसे हम क्या कहते हैं? त्रिआयामी प्रक्रिया जो जॉन डेवी के द्वारा दी गई थी। ठीक, शिक्षण सूत्र की बात करते हैं तो शिक्षण सूत्र ज्ञात से ज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर और सरल से जटिल की ओर। ठीक, यह हमारे शिक्षण सूत्र हैं, ज्ञात से ज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, सरल से जटिल की ओर। ठीक, अब बात करते हैं शिक्षण सहायक सामग्री की, जो TLM होता है उसकी, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। ठीक, TLM। दृश्य श्रव्य सामग्री जैसे चार्ट, श्रव्य सामग्री जैसे रेडियो, दृश्य सामग्री जैसे टीवी, क्रिया सहायक सामग्री जैसे फील्ड ट्रिप। यानी कि दृश्य सामग्री वह होती है जिसे हम देखते हैं, जैसे चार्ट को हम देखते हैं, उस पर क्या बना हुआ है, जो भारत का नक्शा है, मैप बना हुआ है, उसे हम देखेंगे और अपने देखने के माध्यम से उसे हम अपने ग्रहण करेंगे। ठीक, और श्रव्य सामग्री वह होती है जिसे हम सुनते हैं, जो अपने कानों के माध्यम से सुनते हैं, जैसे रेडियो। ठीक, और दृश्य श्रव्य सामग्री वह होती है जिसे हम देखते भी हैं और उसे हम सुनते भी हैं, जैसे टीवी, कंप्यूटर और यह हमारे फ़ोन, तो यह हमारी दृश्य श्रव्य सामग्री है। क्रियाकलाप सामग्री वह होती है जिसे हम बच्चों को गतिविधियों के माध्यम से, खेल कूद के माध्यम से, जो हम एक्टिविटी कराते हैं उनके माध्यम से हम बच्चों को फील्ड ट्रिप पर ले जाते हैं घुमाने के लिए, तो यह हमारी क्रियाकलाप सामग्री कहलाती हैं। ठीक, लर्निंग बाय डूइंग, जो बच्चा है वह करके सीखता है। ठीक, दृश्य सामग्री में क्या क्या आता है? तो दृश्य सामग्री में श्यामपट्ट आता है, चार्ट आता है, पाठ्य पुस्तक और मानचित्र आता है। ठीक, दृश्य सामग्री में श्यामपट्ट, चार्ट और पाठ्य पुस्तक, मानचित्र यह हमारे देखने से संबंधित हैं। ठीक, बात क्लियर। अब बात करते हैं श्रव्य सामग्री की, तो सुनने से संबंधित रेडियो होता है, माइक्रोफोन होता है, टेप रिकॉर्डर होता है और एम्पलीफायर होता है, जिसे हम सुनने के संबंध में प्रयोग करते हैं। ठीक, बात क्लियर। अब बात करते हैं हम दृश्य श्रव्य सामग्री की, तो इसमें दृश्य श्रव्य सामग्री में फिल्म प्रोजेक्टर होता है। ठीक, उसे हम देखते भी हैं और उसे सुनते भी हैं। ठीक, टेलीविज़न हो गया आपका, चलचित्र हो गया आपका, तो यह हमारे दृश्य श्रव्य सामग्री के अंतर्गत आते हैं। क्रिया सहायक सामग्री, इसमें किसी ऐतिहासिक संग्रहालय, उद्यान का भ्रमण करना। ठीक है, जैसे हम किसी ऐतिहासिक जगह पर घूमने के लिए जाते हैं, फील्ड ट्रिप के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर क्या क्या बना था, क्या क्या देखा था, उसके अनुसार हम क्रियाकलाप करके उसके माध्यम से सीखते हैं, तो वह क्रिया सहायक सामग्री होती है। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर। अब बात करते हैं मूल्यांकन एवं उपचारात्मक शिक्षण की। मूल्यांकन एक ऐसी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिससे शिक्षक छात्र के ज्ञान व सीखने की प्रक्रिया का आकलन करते हैं। मूल्यांकन क्या होता है? जिससे एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिससे शिक्षक है वह छात्र के ज्ञान व सीखने की प्रक्रिया का आकलन करता है। टीचर है वह छात्र के ज्ञान को और जो उसने सीखा है वह सीखने की प्रक्रिया है उसका आकलन करता है। ठीक, तो मूल्यांकन कहलाता है।
आकलन का उद्देश्य, जो शिक्षक ने छात्र को सिखाया है वह छात्र के द्वारा कितना सीखा गया है, आकलन कहलाता है। ठीक, शिक्षक ने छात्र को सिखाया है वह छात्र के द्वारा कितना सीखा गया है, वह आकलन का उद्देश्य कहलाता है। छात्रों की समस्याओं को दूर करना, छात्रों की योग्यता, रुचि को, कुशलता को पहचान करके उनके अनुसार शिक्षण विधि को तैयार करना आकलन कहलाता है। ठीक, अब बात करते हैं हम मूल्यांकन। मूल्यांकन एक आकलन के रूप में होता है और एक मापन के रूप में होता है। मूल्यांकन दो तरीके से होता है, आकलन और मापन। बात करते हैं आकलन में, हम देखते हैं कि बच्चा कैसे सीखता है। आकलन में क्या देखते हैं हम, बच्चा कैसे सीखता है। ठीक, और मापन में क्या देखते हैं कि बच्चे ने कितने प्रतिशत सीखा है। आकलन में क्या देखते हैं कि बच्चा कैसे सीखता है, और मापन में क्या देखते हैं कि बच्चे ने कितने परसेंट सीखा है, कितने प्रतिशत सीखा है। तो इसे हम मापन में सीखते हैं। ठीक, अब बात करते हैं निदानात्मक परीक्षण की। निदानात्मक परीक्षण क्या होता है, जब शिक्षक छात्रों को किसी विषय में कार्य करने को देता है और उसमें छात्र असफल या कठिनाई अनुभव करता है तो छात्र की असफलता व कठिनाई के पीछे का जो कारण है वह कारण का निदान करना ही निदानात्मक परीक्षण कहलाता है। जैसे निदानात्मक परीक्षण वह कहलाता है कि बच्चे की समस्याओं का निदान करना, और यह परीक्षण बच्चों के 3 या 4वीं कक्षा के बच्चों के लिए होता है, जो बच्चों से पढ़ने के संबंध में या किसी भी संबंध में जो परेशानी आ रही है, उसे समझने में परेशानी आ रही है, तो उन परेशानियों का निदान करना ही निदानात्मक परीक्षण कहलाता है। यहाँ तक बात क्लियर। अब बात करते हैं उपचारात्मक परीक्षण। वह होता है जिसमें बच्चों की समस्याओं का उपचार किया जाता है। ठीक है, पहले बच्चों की समस्याओं को पूछा जाता है, निदान किया जाता है, उसके बाद में उनका उपचार किया जाता है। निदान का मतलब होता है पूछना, उसके बाद में उन समस्याओं का उपचार करना। जब शिक्षक बच्चों की कमियों को दूर करके दोबारा से शिक्षण करवाता है तो वह उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। जैसे एक नोट में हमने लिखा है कि निदान जो परीक्षण होता है इसके बाद ही उपचारात्मक शिक्षण किया जाता है। जो परीक्षण है, निदान परीक्षण के बाद में ही उपचारात्मक परीक्षण को किया जाता है। ठीक, बात क्लियर। अब बात करते हैं हम बहुभाषिकता की, मल्टीलिंगुअलिज्म की बात करते हैं। ठीक, एनसीएफ बहुभाषिकता को संसाधन मानता है। ठीक, एनसीएफ है वह बहुभाषिकता को संसाधन मानता है। बहुभाषिकता का मतलब है कि एक ही कक्षा में कई भाषा बोलने वाले बच्चे होना। एक ही कक्षा में कई भाषा बोलने वाले बच्चों का होना बहुभाषिकता कहलाता है। बहुभाषी कक्षा में बच्चे की मातृभाषा को संसाधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। बहुभाषी कक्षा में बच्चों की मातृभाषा को संसाधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक, अब बात करते हैं पाठ्य पुस्तक की। पाठ्य पुस्तक कई संसाधनों में से एक संसाधन है, लेकिन एकमात्र संसाधन नहीं है। पाठ्य पुस्तक है वह कई संसाधनों में से एकमात्र संसाधन है, लेकिन एकमात्र संसाधन नहीं है। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर। पाठ्य पुस्तक रंग बिरंगी होनी चाहिए, जिससे बच्चा है वह अच्छी तरीके से समझेगा। ठीक, चित्रों के माध्यम से उन्हें देखकर। ठीक, आसान भाषा में होनी चाहिए। पाठ्य पुस्तक कैसी होनी चाहिए, बिल्कुल सरल और आसान भाषा में होनी चाहिए, बिल्कुल बोलचाल की भाषा में, क्योंकि बच्चे छोटे हैं। ठीक, और व्यवहारिक ज्ञान पर आधारित बच्चे के स्तर के अनुरूप होनी चाहिए, यानी कि व्यवहार के आधार पर जो उसके जो इन्वायरमेंट में जो चीज़ें होती हैं उसके आधार पर बच्चे की जो पाठ्य पुस्तक है वह उसके अनुरूप होनी चाहिए। ठीक, बात क्लियर। अब बात करते हैं हम त्रिभाषा सूत्र की। जो त्रिभाषा सूत्र है वह 1964-66 में कोठारी आयोग के द्वारा त्रिभाषा सूत्र की संकल्पना दी गई थी। 1964-66 में कोठारी आयोग के द्वारा त्रिभाषा सूत्र की संकल्पना दी गई थी। तो त्रिभाषा सूत्र में क्या था?
त्रिभाषा सूत्र में क्या कहा गया था कि पहली भाषा के रूप में मातृभाषा को पढ़ाया जाए। ठीक, कोठारी आयोग में 1964-66 में कहा गया था कि पहली भाषा में मातृभाषा को पढ़ाया जाए। दूसरी भाषा के रूप में हिंदी भाषी राज्यों में कोई भी आधुनिक भारतीय भाषा या अंग्रेजी को, और गैर किसी हिंदी भाषी क्षेत्रों में हिंदी भाषा को द्वितीय भाषा के रूप में पढ़ाया जाए। ठीक, सबसे पहले मातृभाषा को पढ़ाया जाए। हिंदी भाषी क्षेत्र है, राज्य है, तो उसमें हिंदी भाषा को, अंग्रेजी भाषी राज्य है तो अंग्रेजी, यानी कि इसमें दूसरी लैंग्वेज को पढ़ाया जाए जो मातृभाषा से अपनी जो अलग हो। ठीक, उसके बाद अब बात करते हैं तीसरे की। तीसरी भाषा में क्या कहा गया था? ठीक है, तीसरी भाषा में के अनुरूप में हिंदी भाषी तथा गैर हिंदी भाषी राज्यों में अंग्रेजी या कोई भी एक आधुनिक भाषा जो भाषा भारतीय भाषा जिसे द्वितीय भाषा के रूप में न पढ़ाया गया हो। यानी कि सबसे पहले पढ़ाई जाएगी मातृभाषा, जो अपनी जो मातृभाषा होती है वह। उसके बाद में हम पढ़ाएंगे जो अपने क्षेत्र की जो राज्य की भाषा है हिंदी भाषा। ठीक, तो हिंदी भाषा को पढ़ाएंगे। उसके बाद में हम उस भाषा को पढ़ाएंगे जो राज्य से अलग हो, जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर हो, वह गैर हिंदी भाषी हो। ठीक, तो वह भाषा हमारी जो आधुनिक भाषा में जिसे द्वितीय भाषा के रूप में यहाँ पर ना पढ़ाया गया हो, वह तृतीय भाषा कहलाती है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आपके यहाँ तक मैंने हिंदी पेडागोजी की कंप्लीट क्लास करा दी है, तो आप इसे अच्छे से देखें बिना स्किप किए हुए। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलें। टेलीग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे रखी है, तो आप वहां से ज्वाइन हो जाएं। वहां पे आपको मेरे हाथों से बनाए हुए नोट्स मिल जाएंगे, तो आप एक बार ज्वाइन ज़रूर हो जाएं। ठीक, तो आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगी। तो चलिए, और आपने अभी टैग वर्ड वाली वीडियो को नहीं देखा है तो टैग वर्ड वाली वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर देख लें, आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक, तो आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे और अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगा लेना। ठीक है, तो अपना तैयारी को बस अच्छे से करना और एग्ज़ाम को बिल्कुल अच्छे तरीके से करना, तो आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।